दोस्तों, हमारे देश में कई बार अखंड भारत की बात की जाती है, जिसमें आज के भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को भी साथ में जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो सुनने भर से ही कई लोग इस आइडिया को अब डिसमिस कर देते हैं, लेकिन अगर हम यूरोप या अफ्रीका की तरफ जाएं, तो हमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के रूप में दो उदाहरण मिलते हैं, जिससे सीखकर हम भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बना सकते हैं। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसी होगी और इसमें आज के भारत का क्या रोल होगा, इन सभी सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। तो जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमें पहले ये जान लेना होगा कि इसकी हदें आखिर कहाँ तक हैं। बहुत से लोगों के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही अखंड भारत है, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा है। और इसके अलावा हमारे यहाँ के चोला एम्पायर ने तो इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में भी सत्ता चलाई है। तो क्या अखंड भारत में इन्हें भी शामिल किया जा सकता है? अगर कभी भारत वाकई यूरोपियन यूनियन जैसी व्यवस्था बनाना चाहे तो फिर सिर्फ यही देश क्यों भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका को भी इसी अखंड भारत के प्लान में शामिल किया जा सकता है? अब सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर पहले आइए ये जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन में होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी यूनियन बनाने का क्या फायदा होगा। अभी यूरोप के ज्यादातर देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। इससे न कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिसमें पहला तो ये है कि यूरोप में शांति बनी रहती है और यूरोप के देश आपस में एक दूसरे की सेनाएं नहीं भेजते। इसके अलावा आपका देश अगर ईयू का पार्ट है तो आप बिना वीजा के किसी भी देश में न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि वहाँ पढ़ाई और अपना काम भी कर सकते हैं। ईयू के देशों के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन है कि अगर आपको एक देश से दूसरे देश सामान इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो कोई एक्स्ट्रा इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। और यहाँ तक कि आप अपना फोन लेकर किसी दूसरे देश में भी चले जाते हैं तो वहाँ आपको रोमिंग चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। इन सभी देशों में एक ही करेंसी है और क्योंकि एक पूरा समूह इस करेंसी का इस्तेमाल करता है, इसीलिए आज यूरो दुनिया में इतना ताकतवर है। यूरो को एक बहुत ही बड़ा प्रोग्रेसिव एस्टेब्लिशमेंट की तरह देखा जाता है, जो न सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर बल्कि लोगों की प्राइवेसी और राइट्स के बारे में भी सोचती है। इसलिए अमेरिका की तुलना में यूरोपियन यूनियन के देश रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स जैसे पैरामीटर्स पर भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। यूरोपियन यूनियन की अपनी एक अलग पार्लियामेंट भी होती है, जहां पर एमपीज को जनता द्वारा ही चुनकर भेजा जाता है। और क्योंकि सभी देशों के प्रतिनिधि वहां होते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से बातें डिस्कस हो पाती हैं। अब अखंड भारत बनने से हमारे यहाँ के देशों को क्या फायदा होगा, पहले ये सोचिए। अभी अगर पाकिस्तान और भारत समेत ये सभी देश एक हो जाते हैं तो हमारा मिलिट्री का बजट लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई देश किसी दूसरे देश को शक की निगाह से नहीं देखेगा। न जाने भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आज तक खर्च कर दिए। जब ये खर्च कम होगा तो इसी पैसे से फिर हम सभी देशों में डेवलपमेंट का काम किए जा सकेंगे। इसके अलावा एक दूसरी चीज जो ये यूनियन हल करेगी वो है चीन की मुसीबत। अगर अभी हम पाकिस्तान और नेपाल को छोड़ दें तो बाकी सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के संबंध चीन से उतने अच्छे नहीं हैं। चीन को एक थ्रेट समझा जाता है। साउथ चाइना सी, जहां 7 से 8 देशों का अधिकार है, उस पर चीन ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये छोटे देश हैं, इसलिए चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर अखंड भारत बन जाए तो चीन अपने आप में ही लाइन में आ जाएगा और किसी भी देश को परेशान करने से पहले 100 नहीं 101 बार सोचेगा। अखंड भारत या फिर साउथ ईस्ट एशियन यूनियन की जरूरत इन देशों को इसलिए भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से आपने अभी पाकिस्तान में फ्लड्स देखे, तो ये बात तो याद रखिएगा कि हम दोनों देश सेम ही नदियां इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें भी शायद कुछ वक्त बाद ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े। और यही बात बाकी के देशों पर भी लागू होती है। अगर ऐसी आपदाओं को रोकना है और इनमें फंसे लोगों को रेस्क्यू करना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी एक यूनियन हो, जिसकी एक पार्लियामेंट हो, ताकि वहां पर सभी देश मिलकर बिल पास करें और इस पर एक बड़ा एक्शन लें। अभी हमारे पास कोऑपरेशन के नाम पर सिर्फ एक सार्क समिट है, लेकिन ये बात आप और हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हर साल इसका महत्व और ज्यादा घटता ही जा रहा है। हमारे अखंड भारत के प्लान में एक बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमी को भी पहुंचेगा, क्योंकि इससे सभी देशों के बीच ट्रेड करना आसान हो जाएगा। यानी हमें अपना माल यूरोप और बाकी जगहों पर भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल होगा। इससे हमारी शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पर जो पैसा बचेगा उससे यहाँ पर चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। अखंड भारत होने से लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश भी जा पाएंगे, जो कि सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में इस्लाम की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है और साथ ही गुरु नानक देव का वो गुरुद्वारा भी है, जिसके लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। अगर भारत के लोग बिना वीजा वहां जा पाए और वहां से लोग दिल्ली या कलकत्ता आसानी से आ पाए
तो सोचिए क्या वो जबरदस्त माहौल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इनमें से किसी भी देश में जाकर पढ़ाई कर सकता है या फिर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है। ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस हमें ये देखना है कि क्या ऐसा कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास समस्याएं भी कम नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला टेररिज्म हमें उन पर भरोसा करने से रोकता है, जिस वजह से शायद हमें उन्हें बिना वीजा के अपने देश में एंट्री देने में परेशानी हो। म्यांमार और बांग्लादेश में भी बौद्ध लोगों का नरसंहार देखा गया और खुद भारत के अंदर शर्मनाक तरीके से कई मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आई हैं। अगर हमें यूरोपियन यूनियन के मॉडल पर कभी चलना है तो उसके लिए पहली शर्त तो यही होगी कि सभी धर्म और जातियों को आपस में एक साथ रहना सीखना पड़ेगा और साथ ही सभी को एक नजर से भी देखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर जिस शानदार सपने की अभी हम बात कर रहे थे ना, वो यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। जो भी लोग अखंड भारत की बात करते हैं वो माने या ना माने, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे वो अपने अखंड भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है जब आप सेना के दम पर किसी देश पर हमला करके उसे अपना हिस्सा बना सकते हैं। पुतिन ने आज करने की कोशिश की तो उनके देश का क्या हाल हुआ ये आप लोग देख ही रहे होंगे। इसके अलावा जंग से किसी भी देश को जीतना उस देश को हारने से भी बुरा है, क्योंकि आप उसकी जमीन पर तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए आप हमेशा एक आक्रांता ही रहेंगे, जिन्हें इज्जत चाहे मिल जाए लेकिन जनता का प्यार कभी नहीं मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप की जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी है कि उसे एक ही देश होना चाहिए था, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि अंग्रेज हमारा ही बंटवारा करके चले गए। लेकिन आज ये हमारे हाथ में है कि हम इस पुराने इतिहास को भूलकर क्या नई दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें भी यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर अखंड भारत के लिए प्रयास करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।